Hello everyone, welcome to the next lecture on computer networks. The topic that I will discuss today is OSI model, and then we'll discuss in detail the different layers of OSI model. Before coming to OSI model and its layers, let's have a brief introduction about what is ISO, International Standard Organizations. Now, the ISO was established in 1947 and its main purpose or establishment was in order to make some standards so that जो different हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम जो है या जो हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स जो हैं जब उन्हें आपस में कनेक्ट करना होगा व्हाट शुड बी द सर्टेन क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच हम डेटा ट्रांसफर करेंगे, कितना डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। उस चीज के लिए हमारे पास अलग अलग कंपनी जो 1947 या उसके बाद थी, तो अलग अलग कंपनी क्या करती थी, वो अलग अलग स्टैंडर्ड्स या अलग अलग रूल्स फॉलो करती थी अपने हिसाब से। तो आईएसओ ने कहा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेट्स फ्रेम सर्टेन रूल्स और उन्हीं रूल्स को हर एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को फॉलो करना है या अदर कंपनीज को फॉलो करना है इफ दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और दिस फील्ड, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया। तो स्टैंडर्ड वी कैन से सॉर्ट ऑफ रूल दैट इज टू बी फॉलोड, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए काम होता है या जो हमारे पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स आते हैं उनमें हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, तो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड्स। नो डाउट दी स्टैंडर्ड्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं जो रूल्स नहीं होते हैं बट वो रूल बन जाते हैं, ठीक है, पीपल फॉलो करते हैं, तो उनको हम कहते हैं यूजुअली स्टैंडर्ड या डी फैक्टो, कि वो बाय फैक्ट बन जाते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें एक जो फोरम होती है, कोई फोरम पास करती है, तो दीज आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डी ज्यूरी, ठीक है। तो यूजुअली वी कैन से, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे, फ्रेंच में, लैटिन में कहते हैं डिफैक्ट और बाय फैक्ट, और बाय फैक्ट। एंड सेकंड इज डी ज्यूरी, मींस बाय सम फर्म, बाय सम jury which stands for certain judge or certain committee members. So standards are of these two categories. Now ये जो ISO हमारे पास था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, established in 1947, it in 1970s के अराउंड इन्होंने स्टैंडर्ड एक दिया which is known as OSI, Open System Interconnection Model, which was given in around 1970s and till 1990s ये बहुत ही फेमस रहा था TCP/IP आने के बाद। तो हमारे पास जो ISO है, ठीक है, नो ISO ने हमारे पास एक मॉडल दिया विच इज OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये किसी भी दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए काम आता था, सो दैट दे कैन ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन और शेयर सम डेटा, ठीक है, और फैक्ट्स वगैरह। तो उस चीज के लिए इसका नाम भी पड़ गया ISO OSI मॉडल। समटाइम्स इट इज आल्सो रेफर्ड एज ISO OSI मॉडल, और समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज लेयर्ड मॉडल। अब लेयर्ड मॉडल क्यों कहा जाता है? बेसिकली जो नेटवर्क में बहुत सारे काम हमें करने होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ डेटा या कनेक्शन एस्टैब्लिश होने से लेके कनेक्शन एंड तक, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। तो उन चीजों को क्या किया गया, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शनैलिटीज, और वी कैन एक काम दूसरे काम से कितनी सिमिलैरिटी रखता था, सिमिलैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, उन सारे काम को हमने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, सो दैट इट शुड बी इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू सी और टू चेक कि अगर कभी कभार कोई इशू आता है तो वो इशू हमें कहाँ पे जाके रेक्टिफाई करना है। So for example, if I'll give a simple example, whenever if you are a student of a class, if you have some issue related to your attendance, so first and foremost thing, you will go to your teacher, sir, madam, that I have an issue, I was present on this day, but the overall attendance is showing less number of classes. So basically, because the first person you can
go to your teacher, then you might go to your coordinator, and so on. Then you can approach the HOD or principal if the issue doesn't get solved, ठीक है, और resolved. तो similarly in case of our network, हमारे पास ये पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई इशू आ रहा है तो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मुझे किस स्टेप पे जाना है, या किस लेयर पे, या किस क्या कहेंगे हम इसको, कि हमें किस चीज के पास जाना है. या नेटवर्क में जो बहुत सारे काम हो रहे हैं, हमें राउटर के पास जाना है, हमें वायर्स के पास जाना है, हमें जो हमारे पास हब है, हब के पास जाना है, या स्विच है, या हमारे ही सिस्टम में कुछ इश्यू है कि डेटा अच्छे से नहीं जा पा रहा है, या ये सारी चीजें ठीक ठाक है, रिसीवर के एंड पे कुछ प्रॉब्लम है. तो इन सारी चीजों को इसी वजह से देयर वर नंबर ऑफ टास्क जो परफॉर्म करनी होती है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो इट वाज सजेस्टेड दैट इन सारे कामों को हम डिवाइड करें इनको ग्रुप्स में, और उन्हीं ग्रुप्स के बिना पे अगर हमें कुछ इशू आता है तो वो विल सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर ग्रुप. के भाई हमें पहले ही पता होगा कि अगर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ एरर या सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमारे नेटवर्क में आ रही है तो हमें किस लेयर पे जाना है. दैट वाज द रीजन कि हमारे पास क्यों आया लेयर्ड जो है मॉडल, या लेयर्स ऑफ OSI मॉडल क्यों आए. तो इन्हीं सिमिलैरिटीज ऑफ डिफरेंट टास्क्स और कामों को और फंक्शनैलिटीज को, इन्हीं को हमने ग्रुप किया, और इन्हीं को ग्रुप करने के बाद जो OSI मॉडल है इसको डिवाइड किया गया 7 डिफरेंट लेयर्स में. तो 7 डिफरेंट लेयर्स का हमने नाम रखा. तो फर्स्ट वन इज द लेयर 1 विच इज फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, transport layer, session layer, this is 1, this is called layer 2, this is layer 3, 4, then layer 5, then layer 6 and ultimately layer 7. तो ये 7 layers में हमने डिवाइड किया अपने OSI मॉडल को. अब इन्हीं दैट मीन्स इन 7 layers में से अपनी अपनी फंक्शनैलिटी, अपने अपने काम हर एक लेयर को, और उन्हें अपने अपने लेयर्स के टास्क के ऊपर और लुक आफ्टर करना है कि अगर कोई इशू है तो हमें किस लेयर पे जाना है. तो ये जो हमारे पास है ये 7 लेयर्स, दीज आर प्रेजेंट एट द सेंडर एज वेल एज रिसीवर. सेंडर के टाइम पे ये कैसे काम करते हैं, एट द टाइम ऑफ सेंडर द डेटा विल बी फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा कैसे होगा ये. फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर इट विल गो टू सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, then network layer, then data link layer, and ultimately to physical layer. At the receiver's end, this will get opposite in direction. This will go from physical layer to data link layer, then network layer, then transport layer, then session layer, then presentation layer, and ultimately to application layer. So red is representing the sender, while as the blue color is representing the receiver's end. ठीक है. तो यहाँ से जब हमने लिखा यहाँ तो रिसीवर, मैं इसको ऐसे थोड़ा कलर करूंगा. दिस एरो रिप्रेजेंट्स receiver and red color is sender. So let me highlight a little bit it. ठीक है. तो इन यही सारे हमारे पास जो लेयर्स है 7 लेयर्स, कह रहे हैं ये 7 लेयर्स जो है ये इंप्लीमेंट होती हैं. कैसे इंप्लीमेंट होती हैं? सम ऑफ देम लेयर्स आर इंप्लीमेंटेड इन ओनली सॉफ्टवेयर, सम ऑफ देम आर इंप्लीमेंटेड यूजिंग बोथ सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर, एंड सम एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द टू. जैसे हमारे पास जो टॉप 3 लेयर्स है दैट इज एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर. आई हैवंट डिस्कस्ड देम एनी येट. मैं अभी इनको एक्सप्लेन करूंगा क्या चीजें हैं. फिलहाल कि ये 3 लेयर जो हमारे पास है ये इंप्लीमेंट होती है बिल्कुल सॉफ्टवेयर में ही, इनमें हार्डवेयर का कोई पार्ट नहीं रहता है. बट इन केस ऑफ लोअर 3 लेयर्स दे आर इंप्लीमेंटेड इन हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर. सो हार्डवेयर as well as software. तो दोनों में जो मैक्सिमम मेजॉरिटी आर implemented in hardware, that's why it's written hardware, but sometimes we may have certain implementation in software as well. And the transport layer, which is the middle one, it acts as a heart of OSI layer, or it is an interface between the hardware software part and the hardware part, and it has its own implementation, own tasks apart from acting as an interface. और हर एक लेयर के बीच में हमारे पास क्या रहता है? We have an interface between every 2 layer. That means हमारे पास यहाँ जो है एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, यहाँ पे भी एक इंटरफेस रहता है which is called as layer 6-7 interface. Then we have interface over here. यहाँ पे भी अपना इंटरफेस रहता है, इंटरफेस रहता है, इंटरफेस, इंटरफेस एंड
इंटरफेस, हर एक लेयर का इंटरफेस। दिस इज 1 and 2 इंटरफेस, लेयर 1 and 2 इंटरफेस, इसको कहते भी हैं लेयर 1 and 2 इंटरफेस, लेयर 1 2 इंटरफेस, and if we move on, then last one is called layer 6 7 इंटरफेस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरीके से हर एक लेयर का काम जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है। सर्विस कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है? सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द लोअर लेयर्स टू द अपर लेयर। ठीक है, तो दैट मींस फिजिकल लेयर जो सर्विस है वो किसको प्रोवाइड करती है? दैट मींस फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स सर्विस टू द डेटा लिंक लेयर। तो सर्विस किसको प्रोवाइड करती है? ये फिजिकल लेयर जो है वो डेटा लिंक लेयर को सर्विस प्रोवाइड करती है। डेटा लिंक लेयर इन टर्न प्रोवाइड सर्विस टू द नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड सो ऑन। इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर किसको सर्विस प्रोवाइड करती है? इट प्रोवाइड सर्विस टू द सेशन लेयर, एंड सेशन लेयर टू द प्रेजेंटेशन लेयर, एंड प्रेजेंटेशन लेयर टू द एप्लीकेशन लेयर, एंड अल्टीमेटली ये जो हमारे पास रहता है एप्लीकेशन लेयर, इट सर्व्स और इट गिव्स सर्विसेज टू द यूजर, एंड यूजर जो हमारे पास होता है, whether it is the sender end or it is the receivers end। तो हर एक जो हमारे पास लोअर लेयर है वो किसको सर्विस करती है? अपने से ऊपर वाली लेयर्स को। ठीक है, वो सर्विस प्रोवाइड करती है, एंड अल्टीमेटली जो एप्लीकेशन लेयर है इट प्रोवाइड्स सर्विस और सर्विसेज टू द एंड यूजर। ठीक है, ये डिफरेंट सर्विसेज होती है हमारे पास। मूविंग ऑन, नाउ विल सी नाउ वन बाय वन डिटेल में इसके बाद कि हमारे पास जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनका क्या पर्पज रहता है, और हमारे पास जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके क्या क्या इंप्लीमेंटेशन होती है या क्या क्या टास्क रहता है उनका। और हर एक लेयर का जो है वी कैन से in our OSI model is, for example, this is my host A, that is, suppose if this is sender, and host B, this is receiver. So let it be that this is sender and this is receiver. Now हमेशा इसके पास, रिसीवर के पास भी 7 लेयर होंगी और सेंडर के पास भी 7 लेयर्स होंगी। हर एक का काम असल में होता है टू ऐड समथिंग टू द डेटा दैट इज प्रोवाइडेड बाय द अपर लेयर। हर एक जो अपर लेयर से डेटा आता है ना, तो लोअर लेयर उसको अपना कुछ हेडर ऐड करती जाती है या अपना कुछ एनवलप ऐड करता जाता है। इट इज नो डाउट जो अपर लेयर्स है उनको सर्विस प्रोवाइड करती है लोअर लेयर्स, बट जब अपर लेयर से डेटा जाता है लोअर लेयर्स की तरफ तो वो उनको कुछ ना कुछ वी कैन से डेटा ऐड करता रहता है या हेडर ऐड करता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डेटा डिनोटेड बाय डी डेटा आया एप्लीकेशन लेयर से, तो उसने थोड़ा सा कुछ हेडर इसका अपने साथ ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब यही हेडर पहुंचा किसके पास, ये हेडर जब पहुंचा हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर के पास, तो प्रेजेंटेशन लेयर ने अपर लेयर के हेडर एज वेल एज डेटा को कंसीडर कर दिया डेटा और अपना एक हेडर ऐड कर दिया। एंड सेशन लेयर के पास जो ही ये चीज पहुंचेगी वो इस सारे को कंसीडर करेगा एज डेटा एंड अपना एक हेडर ऐड करेगा, एंड सो ऑन अल्टीमेटली टिल द लास्ट। दैट मींस ये जो है हमारे पास ये पैकेट या ये जो साइज होता है हमारे पास ये बढ़ता रहता है अनटिल ये इसके पास फिजिकल लेयर के पास पहुंचता है। विल सी कि हम ये हेडर में क्या भेजता है, क्या भेजता रहता है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या भेजता रहता है, और लोअर लेयर्स के लिए ये है सारा कुछ इंफॉर्मेशन एज वेल एज डेटा इज कंसिडर्ड एज होल डेटा, एंड वो अपनी कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करता जाता है। और रिसीवर के पास इसी का उल्टा हो जाता है। रिसीवर के पास क्या हो जाता है, अगर ट्रांसपोर्ट लेयर ने इसके पास भेजा डेटा, अगर से सपोज फिजिकल लेयर के पास पहुंचा तो उसने अपना हेडर निकाल दिया। ठीक है, से सपोज अगर यहां पे पहुंचते हैं हम हेडर, ठीक, तो इसने सारा डेटा कंसीडर कर दिया और उसने हेडर ले लिया। और यूं ही अब ये फिजिकल लेयर पे पहुंचेगा, फिजिकल लेयर क्या काम करेगा, वो पहला वाला हेडर जो है H1 से, सपोज ये दिस इज H5, this is H6 and this is H7, header 7 which denotes, तो वो H1 को बाहर निकालेगा कौन, यहां से फिजिकल लेयर, it will take out the H1 out and keep only data। H1 को ये बाहर निकालेगा पहले ही। तो जो ही ये डेटा किसके पास जाएगा, इसके पास डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर विल क्रॉस चेक कि भाई इसमें तो दो चीजें हैं, एक तो डेटा है और इसमें हेडर H2 है जो यहां से इस डेटा लिंक लेयर ने डाला था। तो इट विल eliminate or it will take out H2 from this
and will forward the data only. एंड जब नेटवर्क लेयर के पास डेटा पहुंचा, उसने देखा भाई इसमें तो H3 भी है, तो उसने बाहर निकाला किसको, H3 को, और फॉरवर्ड कर दिया ऊपर। सिमिलरली जब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास डेटा पहुंचा, उसने देखा भाई इसमें तो डेटा है और H4 है, और H4 तो मेरा ही हेडर है, दैट मीन इसको मुझे ही रिजॉल्व करना है, मुझे ही देखना है कि मेरे वाले कॉरस्पॉन्डिंग साइड से या सेंडर के पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर था उसने मेरे लिए क्या इंफॉर्मेशन भेजी है। और इन शॉर्ट यू कैन से एक एप्लीकेशन लेयर सेंडर वाला इस पूरे नेटवर्क में किससे बात करता है, एप्लीकेशन लेयर रिसीवर के साथ, और किसी के साथ कोई बात नहीं करता है। सिमिलरली प्रेजेंटेशन लेयर विल टॉक ओनली टू द प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ द रिसीवर, सेशन लेयर विल एड सम डेटा, लेकिन ये डेटा खाली किसको समझ आएगा, सेशन लेयर किसके एट रिसीवर्स एंड। दैट्स व्हाई वी टेंड टू से दैट इफ इन केस ऑफ OSI मॉडल जो यहाँ कम्युनिकेशन होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। यहाँ पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन मीन्स वन टू वन, मीन्स एप्लीकेशन लेयर अपनी इस एप्लीकेशन लेयर के साथ बात करता है। नो डाउट द डेटा फ्लोज थ्रू दिस ऑल लेयर्स, डेटा यहां से होते हुए जाता है, लेकिन वो असल में जो उसने ऐड किया हुआ है कोई चीज उस डेटा के साथ, वो किस खाली समझ आता है, कौन से खाली एनकोड करता है, एपिक लेयर ऑफ द अदर एंड। सिमिलरली जो प्रेजेंटेशन लेयर है, ये डायरेक्टली इन द सेंस डेटा तो यहां से जाता है, लेकिन पीयर टू पीयर ये बात करता है किसके साथ, पीयर टू पीयर विद दिस प्रेजेंटेशन लेयर। तो जो H6 हेडर यहां से ऐड हुआ था, तो वही H6 हेडर कौन रिमूव करेगा, वो रिमूव करेगा यहां से। यहाँ हेडर था, यहाँ H5 था, उसने रिमूव कर दिया, उसने डेटा भेजा ऊपर, सॉरी दिस इज डेटा, डेटा एंड हेडर H5 इसने डाला था, इसने ऊपर भेजा था सारा कुछ एज ए डेटा, वो इसके लिए सारा डेटा था, दैट मींस दिस इज होल दिस थिंग। इसी तरह से जब इसने H4 निकाला, H4 दिस इज होल दिस डेटा, इसी तरह ये डेटा, ये सारा डेटा है, दिस डेटा इज होल दिस मच, एंड नो डाउट दिस इज डेटा बिकॉज इसने हेडर ऑलरेडी निकाला हुआ है, ठीक है। और ये ऐड करता रहता है, ये डेटा और ये इतना है, ये इतना है, और ये सामने ऐड होता जाता है, एंड अल्टीमेटली जो यहाँ ऊपर अपर लेयर से आया होगा उसमें वो डेटा सारा वो होगा, दैट मींस दिस विल बी हेडर 2 प्लस अबो डेटा जो ऊपर से आया होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस वाले डायरेक्शन में क्या करता है, ये रिमूव करता जाता है इसको हेडर्स को। सिमिलरली जब इसके ऊपर हेडर एक आएगा, ये H5 है, देन देयर विल बी डेटा प्लस H7, और वो H7 कौन सा होगा, दिस विल बी दिस मच ऑफ डेटा, और ये यहाँ H7 को इसको बाहर निकाल के डेटा को दे लेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ ये जो हमारे पास है लेयर बाय लेयर प्रोसेसिंग होती है, कैसे लेयर्स एक्स्ट्रा डेटा ऐड करते जाते हैं एट ईच स्टेप, और कैसे वो इन रिवर्स डायरेक्शन रिसीवर पे वो एक्स्ट्रा डेटा या वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिमूव होती जाती है एट द रिसीवर्स एंड। ये जो यहाँ तीन चीजें दिखाई हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर इन बिटवीन, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू नेटवर्क, कि अगर डेटा को जाना होता है कहीं भी, तो वो मैक्सिमम या तो फिजिकल लेयर से ही पहुंचेगा एप्लीकेशन लेयर पे। अगर फिजिकल लेयर इज नॉट एबल टू ट्रांसमिट द डेटा टू द रिसीवर, तो वो डेटा लिंक लेयर को यूज करेगा। अगर डेटा लिंक लेयर पे भी वो फॉलो नहीं हो रहा है या नहीं पहुंच रहा है रिसीवर को, देन इट माइट यूज द नेटवर्क लेयर। एक्चुअली ये जो फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, नेटवर्क जिनको हम कनेक्टर्स बोलते हैं या नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस हम बोलते हैं, वो अलग अलग यूज होती है अलग अलग लेयर पे, और अपनी अपनी एबिलिटी होती है हर एक की कि कितना बड़ा नेटवर्क है और कौन से डिवाइसेस हमें यूज करने हैं। और उसी चीज के लिए ये तीन चीजें रखी हुई हैं अलग से दिखा के, कि समटाइम्स फिजिकल लेयर जैसे कभी कभार दो वायर से ही आपस में हम दो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो फिजिकल लेयर ही उस टाइम हमें हब की जरूरत नहीं पड़ी, स्विच की जरूरत नहीं पड़ी, राउटर की जरूरत नहीं पड़ी, गेटवे की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो हम आगे चल के देखेंगे किसी और वीडियो लेक्चर में। तो ये वो उस चीज के लिए ये दिखाए हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है नीचे राउटर्स वगैरह, वो अल्टीमेटली देखेंगे हम, राउटर लेयर 3 होता है, स्विच लेयर 2 होता है, विल सी लेटर ऑन दैट थिंग, तो वहां फिलहाल जाने की जरूरत
नहीं है। नाउ मूविंग ऑन, ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईच लेयर। नो डाउट सेंडर पे जो काम होगा रिसीवर पे बिल्कुल एग्जैक्टली उसका उल्टा होगा। तो वी विल सी कि सेंडर पे जो काम होगा तो रिसीवर पे कैसे वो इन रिवर्स डायरेक्शन चलता जाएगा। तो फर्स्ट थिंग नाउ वी हैव सी नाउ इन डिटेल व्हाट आर द वेरियस tasks or what are the various functions of layers of OSI model. So अगर मैं सेंडर की बात करूं तो लेयर 1 विच इज एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पहला काम क्या है, इट सर्व्स और इट गिव्स सर्विसेज टू द यूजर। सेकंड वन इज इट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस। in the form of mail services or mailing services, file transfer service, you may have other services also। ठीक है, तो वो सारी चीजें किसका काम होता है, एप्लीकेशन का। बेसिकली एप्लीकेशन लेयर जो हमारे पास है दिस प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर इंटरफेस हमें देता है जहां पे हम सारी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो टाइप इन करते हैं, वो लिखते हैं। ठीक है, लाइक वी हैव मेल सर्विसेज, वी हैव ये जो हमारे पास फाइल ट्रांसफर है, वी हैव X25, वी हैव X500, ये कुछ सर्विसेज होती है जो हमें प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन लेयर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एनालॉजी लेंगे तो व्हाट्सएप अगर हमारे पास एक एप्लीकेशन है तो उसका जो यूजर इंटरफेस है, तो जब हम उस पर क्लिक करते हैं तब हमारे पास कीबोर्ड नीचे आ जाता है जहां हम टाइप कर सकते हैं, तो यूजर इंटरफेस है। सिमिलरली अगर हम ईमेल ओपन करते हैं तो उसमें हमारे पास स्क्रीन पे इनबॉक्स आ जाता है। अगर हमें कुछ टाइप करना होता है उस चीज के लिए हम कंपोज पे जाते हैं तो हमारे पास एक बॉक्स आ जाता है, तो एनेबल हो जाता है कीबोर्ड जहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, तो वो यूजर इंटरफेस होता है। यार नो डाउट समटाइम्स वी में क्लिक समवेयर, जैसे हमने कंपोज पे क्लिक किया तो वो भी यूजर इंटरफेस ही था हमारे लिए। तो एप्लीकेशन का जो फ्रंट एंड होता है, जो यूजर देखता है और जो जिसे यूजर यूज करता है, उसे हम कहते हैं क्या, एप्लीकेशन लेयर। Second one, which is called as presentation layer. Presentation layer, this was layer 7। ठीक है, तो मैं अब उल्टा बोल रहा हूँ बिकॉज मैं सेंडर के लिए काम कर रहा हूँ या बता रहा हूँ आपको एक्सप्लेन। तो सेंडर के लिए ये पहली लेयर बनी, ऊपर वाली लेयर 7। एप्लीकेशन लेयर के बाद हमारे पास आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर। इन केस ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर, तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 थिंग्स। वन इज कि प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है ट्रांसलेशन करना। Number second is to provide encryption. And number third is to provide compression. नंबर फर्स्ट जो है ट्रांसलेशन, इट सेज कि जो भी डेटा हमने अभी दिया है, जो भी यूजर ने डेटा टाइपिंग किया है, उसे कुछ ऐसे इंटर ऑपरेटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्योंकि हमारा डिवाइस एक हो सकता है, मैं एक मशीन एक मैन्युफैक्चरर की यूज कर सकता हूँ, मेरा फ्रेंड किसी और मैन्युफैक्चरर के डिवाइस यूज कर सकता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई एम यूजिंग ए सैमसंग मोबाइल, माय फ्रेंड माइट बी यूजिंग एप्पल। इफ आई एम यूजिंग some other mobile phones, say some other companies, my friend he or she is using some other company mobile phone made। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, हमारे पास जो हार्डवेयर बेस्ड होता है उस उनकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है टू कन्वर्ट द डेटा इनटू जीरोस एंड वंस। तो ट्रांसलेशन का काम होता है पहले एक नॉर्मल फॉर्म में या एक इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करना, उन जीरोस एंड वंस में डेटा को ट्रांसफर करना जो हमारा यूजर भी, जो रिसीवर भी समझ सकता है और मैं भी या जो सेंडर है वो भी इसको समझ सकता है। तो ट्रांसलेशन मीन्स रिप्रेजेंटिंग बिट्स या कन्वर्टिंग डेटा। हाँ, कन्वर्जन तो इंटर ऑपरेबल फॉर्म।
नो डाउट दिस इंटरऑपरेबल फॉर्म विल बी इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones, क्योंकि कंप्यूटर zeros and ones ही समझता है तो वैसे zeros and ones में ही कन्वर्ट करेगा. नंबर सेकंड वन इज एनक्रिप्शन. एनक्रिप्शन मींस टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी पर्पस. दिस इज जो एनक्रिप्शन है वो हमें यूजुअली किस के लिए यूज होता है? सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम एनक्रिप्शन करते हैं. एनक्रिप्शन मींस कि हमारा जो डेटा है हम उस डेटा को एग्जैक्टली वैसा नहीं भेजते हैं जैसे हमारा डेटा है, हम उसमें कुछ चेंज लाते हैं सो दैट जो इंटरमीडिएट कोई होगा जो हमारे डेटा को या हैकर होगा जो हमारे डेटा को फेच करना चाहता है और वो इन्फॉर्मेशन अगर सिक्योर इन्फॉर्मेशन हो तो उसे वो ना मिले, उस वजह से हम क्या करते हैं, हम डेटा को चेंज करते हैं. तो जो हमारे पास एनक्रिप्शन है दैट इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स. एक्चुअली हमारे पास एक डेटा होता है और उस डेटा को हम सर्टेन स्टेप्स के बाद कन्वर्ट करते हैं एक टेक्स्ट में, कॉल्ड एज सिफर टेक्स्ट. ठीक है, सिफर टेक्स्ट मींस ये कोडेड होता है. ठीक, अब नो डाउट ये जो एनक्रिप्शन हमारे पास है वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स कि हम कैसे अपने डेटा को कोड वर्ड में कन्वर्ट करें या सिक्योर डेटा में कन्वर्ट करें. उस चीज के लिए वी हैव मैकेनिज्म्स लाइक हमारे पास जो सिंपल मैकेनिज्म होता है दैट इज कॉल्ड एज सबस्टिट्यूशन. सबस्टिट्यूशन क्या कहता है? सबस्टिट्यूशन सेज दैट इफ आई हैव अ डेटा, से सपोज मेरे पास ए बी सी है, तो मैं ए बी सी को ए बी सी ना भेज के सर्टेन एल्गोरिथम यूज करके इसे भेजता हूं. ए के बदले मैं भेजता हूं एक्स, बी के बदले मैं भेजता हूं एम एंड सी के बदले मे बी जो एल्गोरिथम है दैट सिलेक्ट्स वाई, बट इट ऑलवेज सिलेक्ट्स इन द सेम ऑर्डर. ठीक है, तो सेम ऑर्डर, ए के लिए एक्स ही भेजेगा, बी के लिए एम ही भेजेगा, सी के लिए हमेशा वाई ही भेजेगा. तो दिस इज कॉल्ड एज सबस्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, तो एक तरीका ये है हमारे पास एनक्रिप्शन के लिए. वी मे हैव अनदर मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजिशन. ट्रांसपोजिशन Transposition method says that if again I have the same A, B, C, what I will do? I'll change their place. जो A है उसकी पोजीशन में चेंज करूंगा. I might write as say suppose B, C, A, या I might write this as C, A, B, changing the positions. ठीक है, फर्स्ट पोजीशन को मैंने सेकंड पोजीशन पे लाया, जो B सेकंड पोजीशन पे था उसको थर्ड पोजीशन पे लाया, जो थर्ड पोजीशन पे C था उसको फर्स्ट पोजीशन पे लाया. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजिशन. ठीक है, दिस इज ट्रांसपोजिशन and this is substitution mechanism. And apart from that we have many other mechanisms for encryption also, like we have DES. ठीक है, we have RSA, decrypting encryption standards. We have some RSA which stands for, actually these were the three scientists जिन्होंने ये दिया था. ठीक है, Rivet, Shimmer and Edelman. हाँ, रिवेस्ट, शिमर एंड एजलिमैन, दीज वर द थ्री पर्सन जिन्होंने ये एल्गोरिथम दिया था. तो उस चीज के लिए इसीलिए इसका नाम रखा गया RSA DES. ठीक है, तो ये कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू हम ये एनक्रिप्शन अचीव कर सकते हैं. आपको मे बी इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में होगा, तो इन अनदर वीडियो विल डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल. मूविंग ऑन, जो थर्ड थिंग है दैट इज कंप्रेशन. कंप्रेशन मींस जो हमारे डेटा का साइज है वो कम करना, या जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसका साइज कम करना. तो जो हम डेटा का साइज कम करते हैं दैट अगेन इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज कॉल्ड एज लॉसी कंप्रेशन एंड अनदर इज कॉल्ड एज लॉसलेस कंप्रेशन. In lossy compression we may lose some data, we may lose some information, but in case of lossless compression we can say हमारे पास डेटा लॉस करने के लिए हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट से कि अगर हमें कुछ डेटा लॉस हुआ भी तो चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं. से फॉर एग्जांपल इफ वी हैव एन इमेज, अगर इमेज की क्वालिटी थोड़ी बहुत कम हो भी गई, डिग्रेड हो भी गई जस्ट अ लिटिल बिट, तो हम कहते हैं नो इश्यूज, तब भी चलेगा. ठीक है, तो इन दैट केस वी से कि हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं विद मैकेनिज्म कॉल्ड एज लॉसी कंप्रेशन. तो लॉसी कंप्रेशन की मेथड से हम उसे ठीक कंप्रेस कर सकते हैं, उसका साइज कम कर सकते हैं. दूसरा होता है लॉसलेस. से सपोज आई हैव अ टेक्स्ट ABC और मुझे इसे कंप्रेस करना है. अगर इसे मैं कंप्रेस करूं, क्या मैं इसे लॉसी कंप्रेशन से कंप्रेस करूं? अगर मैंने लॉसी से इसे कंप्रेस किया, मे बी C इज एलिमिनेटेड और ट्रिम्ड फ्रॉम दैट डेटा, मेरे पास बचा AB, देन इन दैट केस C मुझे जाया हुआ ना, तो इन दैट केस मैं वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा डेटा जाया हुआ. हाँ, डेटा की क्वालिटी कम हो जाए दैट इज सेकेंडरी थिंग, दैट इज कि मैं बेयर कर सकता हूँ, दैट इज एक्सेप्टेबल. तो इन दैट केस आई विल यूज लॉसी कंप्रेशन एज आई विल यूज लॉसलेस कंप्रेशन. इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक वी हैव रन लेंथ एनकोडिंग, वी हैव हाफमैन एनकोडिंग मैकेनिज्म,
Huffman, we have LZW, अब कंबाइन करके लिख रहा हूं मैं, we have JPEG, we have run length encoding and many others. ठीक है, तो लेकिन ये सारा चीज किसका काम है, चाहे ट्रांसलेशन करना, चाहे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि डेटा को हम कैसे ट्रांसफर करें इनटू सिफर टेक्स्ट में, ठीक है, या कैसे हम कंप्रेशन प्रोवाइड करें, तो दीज आर ऑल द टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय आवर प्रेजेंटेशन लेयर. नाउ मूविंग ऑन, जो हमारे पास नेक्स्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन लेयर देखा, प्रेजेंटेशन लेयर देखा, और नेक्स्ट इज अवर सेशन लेयर. सेशन लेयर का काम क्या होता है, इसका काम होता है टू मेंटेन डायलॉग एंड टू प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन. व्हाट इज डायलॉग मीन्स एक्चुअली, ये जैसे हम बोलते भी है कि बातचीत करना है कुछ, जब भी हमारे पास कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, वो कनेक्शन कब एस्टैब्लिश हुआ, उसके ड्यूरिंग दैट कनेक्शन हमने हाउ मच डेटा वाज ट्रांसफर्ड, कितना डेटा हमने ट्रांसफर किया, कितना अपलोड किया, कितना डाउनलोड किया, कितना सेंड किया, कितना रिसीव किया, कितनी देर हमने बात की, इफ इट इज ए मोबाइल फोन फॉर द टाइम बीइंग, इफ वी आर यूजिंग मोबाइल डेटा देन कितना डेटा अपलोड किया, कितना डेटा डाउनलोड किया, कितनी वीडियोस देखी हमने, ठीक है, कितनी वॉइस कॉल्स किए हमने, कितना हमने वीडियो कॉल्स किया, अगर डेटा की बात करें, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड अवर डायलॉग. तो ऑल दीज हिस्ट्री और ऑल दीज लॉग्स जो है रिलेटेड, इनको हम किस में रखते हैं, डायलॉग में रखते हैं, और वो किसका काम होता है, सेशन लेयर का काम होता है. द मेन पर्पस जो इसका होता है दैट इज कि ये हमें बाद में बिलिंग के लिए काम आ जाता है. जो डायलॉग है ना, ये बिलिंग एंड अदर इश्यूज देखने के लिए काम आता है कि भाई हमने कब कनेक्शन एस्टैब्लिश किया था, कब हमने कनेक्शन टर्मिनेट किया था, कितना हमने डेटा ट्रांसफर वगैरह किया था. फॉर दैट दिस डायलॉग बॉक्स इज यूज्ड. ठीक है. And the second thing that session layer provided, that is synchronization. Synchronization is provided with the help of certain checkpoints in case of this session layer. Now what are these checkpoints? कह रहे हैं कि कभी कभार जब हम ज्यादा बड़ा डेटा ट्रांसफर या डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो कभी कभार हमारा कनेक्शन छूट सकता है या कनेक्शन फेल हो सकता है. तो कनेक्शन फेल होने की वजह से या कनेक्शन ना रहने की वजह से, अगर हमने से सपोज 1 GB डेटा डाउनलोड करना था, हमने 500 समथिंग MB से सपोज 525 या 530 MB हमने डाउनलोड कर ली थी, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन या कनेक्शन हमारा लॉस हो गया. तो इन दैट केस अगर मैं फिर से नए से डेटा डाउनलोड करूं, तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 टू एग्जैक्टली फॉर 1 GB. लेकिन कह रहा है नहीं, उससे तो ये प्रॉब्लम हुई कि हमने जो 530 MB प्रीवियसली डाउनलोड किए थे, वो तो डायलॉग बॉक्स में ऑलरेडी सेव होंगे ना, किसने किए थे 530, एंड ही और शी हैज टू बी चार्ज्ड फॉर दोज MBs. तो हम क्यों जाया करेंगे उस सारी चीज को, और क्यों हम जो हमें 530 MBs डाउनलोड करने में टाइम लगा था वो भी तो वेस्ट हुआ ना. तो उस चीज से बचने के लिए वी प्रोवाइड चेक पॉइंट. से सपोज आफ्टर एवरी 100 MBs हमने चेक पॉइंट लगा दिया, तो इन दैट केस जो ही 0 से लेके 100 MB तक हुआ, फिर से सपोज 101 से लेके 200 MB हमने चेक पॉइंट्स रखा. यहाँ पे चेक पॉइंट एक दे दिया, दूसरा चेक पॉइंट यहाँ, देन 201 टू 300, देन 300 टू 301 sorry 301 to 400, then 401 to 500, then 501 to 600 and so on. लेकिन जो ही हमें 500 और 600 के बीच में डेटा लॉस या कनेक्शन लॉस हुआ, तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हम चेक करेंगे कि हमारा जो नेटवर्क है वो नेटवर्क या हमने कितना डाउनलोड किया हुआ था. तो कमिंग ऑन टू द चेक पॉइंट, विल सी, जब ये चेक करेगा ये बोलेगा हाँ प्रीवियस जो मेरा चेक पॉइंट था वो तो मेरा 500 है और 500 तो मैंने डाउनलोड किया था. तो दैट मीन नाउ इफ यू हैव टू स्टार्ट अगेन डाउनलोडिंग, तो स्टार्ट फ्रॉम 500 ऑनवर्ड्स. तो इन दैट केस मुझे कितने MBs खाली नए से डाउनलोड करने हैं, ओनली 30 MB जो मुझे नए से डाउनलोड करने हैं. बाकी 500 MB से तो मैं बचा ना, तो दैट मीन मेरा कॉस्ट भी बचा, मेरी बिलिंग भी बची, मेरा टाइम भी बचा. ठीक है. एंड जो बाकी रिसोर्सेज यूज हुए थे वो भी बचे थे. तो ये दोनों चीजें जो डायलॉग बॉक्स है, जो लॉग्स वगैरह जिनको हम कहते हैं इन अदर टर्म्स, या जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन है, दीज आर प्रोवाइडेड बाय आवर सेशन लेयर.
Now moving on, after session layer we have transport layer. Now जो transport layer है, the tasks performed by the transport layer are: number one, it provides the service point addressing. And also called as sometimes port address. Number second, it gives segmentation and reassemble. Number third, it provides connection control. Number fourth, it provides flow control. And number fifth, it provides error control. These are some of the tasks that are performed by the transport layer. अब ये सारे जो काम है, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग मींस हमारे पास असल में जो एड्रेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के एड्रेस होते हैं, एंड वी टेंड टू यूज यूजुअली हम IPv4 एड्रेस यूज करते हैं. IPv वर्जन 4 स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस यूज करते हैं, एंड दैट एड्रेस इज यूजुअली 32 बिट. हम अभी उस पे आएंगे नेक्स्ट लेयर में. तो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग इज अल्टीमेटली द लास्ट एड्रेस. सपोज फॉर एग्जांपल अगर हमने अपने सिस्टम पे क्रोम ओपन किया है तो क्रोम के 3-4 टैब्स ओपन किए हुए हैं, ठीक है. तो 3-4 टैब्स में से अगर हम हर एक टैब में से, दिस इज वन टैब, दिस इज अनदर टैब, दिस इज अनदर टैब, 1 टैब, 2 टैब एंड 3 टैब, इसमें मैं सर्च कर रहा हूं सिर्फ सपोज SSM गूगल सर्च, इसमें मैंने जीमेल ओपन किया हुआ है एंड इसमें मैंने फेसबुक ओपन किया हुआ है. अब जब सर्वर से डेटा आ रहा है हमारे पास, ठीक है, अब कैसे ये तो यहाँ से डेटा जाएगा ना, तो डेटा जब जा रहा है तो ये पहली बार है कि हम कुछ एड्रेस यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. तो मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, नो डाउट आई मे हैव एन एड्रेस विच इज ग्लोबली नोन टू एवरीवन, लेकिन जब मेरे पास वापस डेटा आएगा ना तो वो इन तीनों में से किसके पास जाएगा. से सपोज फेसबुक मैंने लॉग इन किया, फेसबुक सर्वर से मेरे पास डेटा आया, जीमेल सर्वर से मेरे पास डेटा आया, और गूगल जो हमारे पास क्रॉलर था या सर्च इंजन था उसका, उसने SSM के बारे में इंफॉर्मेशन लाई. तो उसको कैसे पता है कि जो SSM की इंफॉर्मेशन है वो मुझे टैब 1 में ही देनी है, जो जीमेल की है वो टैब 2 में देनी है, जो फेसबुक है वो टैब 3 में देनी है. वो क्यों नहीं इंटरमिक्स कर रहा है कि जो फेसबुक वाला है वो टैब 1 में आ जाएगा यहाँ, ऐसा क्यों नहीं होता है. और जो हमारे पास जीमेल वाला है वो टैब 3 में जाएगा, और जो हमारा SSM है वो टैब 2 में जाएगा. ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों? बिकॉज देयर इज एड्रेस विच इज कॉल्ड एज सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, जिसका काम यही होता है कि सर्विस जहां से मांगी गई है, जिसने सर्विस मांगी है उसके साथ वही एक एड्रेस अटैच होता है, या पोर्ट एड्रेस भी हम उसको कहते हैं. तो SSM के साथ इस वाले टैब का एड्रेस उसी टाइम ऐड हुआ कि जब ये वहां यहाँ से मैसेज निकला तो वहां रिसीवर ने देखा, सर्वर ने देखा, गूगल सर्च इंजन ने देखा कि भाई हाँ ये फलानी एड्रेस जिसका ये IP एड्रेस है और जिसका ये सर्विस पॉइंट एड्रेस है, ये वापस उसी के पास जाएगा. तो जब भी वो इस सिस्टम के पास आए, ये सारी किस पे हो रही है, एक ही सिस्टम पे हो रहा है ना, तो इफ इट इज ए सिंगल सिस्टम, तो यही वो मैसेज इस सिस्टम पे वापस पहुंची तो इस सिस्टम पे उसने पहले चेक किया, भाई मुझे बोलो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग 1 किसका है, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग बोला 1 का, बोला ठीक है, SSM के बारे में उसने पूछा था तो ये उसमें डाल दो, ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड एज सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग. सिमिलरली वी हैव सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन मींस जो हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा था ना डेटा, जो अभी तक हमने देखा यहाँ से, इट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस, फिर ट्रांसलेशन हुई, फिर ट्रांसलेशन के बाद डेटा के साथ कुछ नहीं हुआ, नाउ डेटा इज बीइंग डिवाइडेड इनटू, अब हम इसे किस में डिवाइड करते हैं, सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं. यू माइट हैव सीन हियर आल्सो फिगर में है, यहाँ पे हमने देखा था कि देखिए यह APDU विच स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ठीक है. PDU स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट. ऐसे यहाँ पे यू विल सी हियर, अभी हम देखेंगे इसके बाद पैकेट आ रहा है, यहाँ फ्रेम आ रहा है, यहाँ बिट आ रहा है, लेकिन उससे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर में यहाँ पे हमारे पास बन रहा है सेगमेंट्स. क्या बन रहा है? सेगमेंट्स ओवर हियर. ठीक, वापस जाएंगे. तो
हाँ, अब अगर सेंडर है, अगर सेंडर के पास है तो वो सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करेगा डेटा को, जो बहुत सारे वंस एंड जीरोस, उनको बड़े बड़े ब्लॉक्स में डिवाइड करेगा, सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा। हाँ, अब अगर वो कहाँ है, रिसीवर है, तो उसका उल्टा काम है, तो वो उनको असेंबल करेगा, वो कंबाइन कर रहा है उन ब्लॉक्स को एक ही बड़े से ग्रुप्स ऑफ जीरोस एंड वंस में। सिमिलरली वी हैव कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन कंट्रोल सेज कि ये चेक करेगा कि वेदर हमारे पास कौन सा है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, या ये कनेक्शन लेस है। कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, इट सेज दैट कनेक्शन ओरिएंटेड मींस कि हमारे पास पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, बाद में डेटा ट्रांसफर हो जाता है। एंड कनेक्शन लेस सेज कि नहीं, ये कनेक्शन नहीं देखता है कि एंड टू एंड कनेक्शन हो चुका है नहीं, ये सीधे स्टार्ट करता है पहले डेटा ट्रांसफर करना, बाद में ये क्रॉस चेक करता है कि मुझे कौन सा पाथ लेना है रिसीवर तक पहुंचने के लिए, दैट इज कनेक्शन। सिमिलरली वी हैव फ्लो मैकेनिज्म। फ्लो कंट्रोल सेज ये चेक करता है कि जिस रेट से सेंडर डेटा ट्रांसफर करता है, क्या रिसीवर भी उसी रेट पे उस डेटा को मैनिपुलेट करता है या एनकोड करता है अपने वापस इंफॉर्मेशन पाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो कंट्रोल। एंड दिस फ्लो कंट्रोल इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ स्लाइडिंग विंडो। अलग ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो फ्लो मींस कि जिस स्पीड से मैं बोल रहा हूँ, से सपोज फॉर एग्जांपल, क्या आप लोगों को उस स्पीड से समझ आ रहा है? मे बी समटाइम्स मैं कभी कभार ज्यादा जल्दी जल्दी बोल लेता हूँ, तो फिर आप लोग बोल सकते हो कि नहीं, टीचर जो है वो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता है, दैट मीन्स मेरी स्पीड आपकी जो ग्रैब करने की स्पीड है वो उससे कम है, ठीक है, बिकॉज आपको माइंड लगाना है, आपको सोचना भी, अच्छा सर ऐसे बोल रहे हैं, मुझे खाली बोलना है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि उस टाइम में फ्लो कंट्रोल है। तो कोई स्टूडेंट फिर बोलता भी है क्लास में, जैसे आप लोगों के साथ बहुत बार हुआ है, तो वो टीचर को बोलते सर और मैडम प्लीज आप थोड़ा स्लो स्पीड से पढ़ाइए, ठीक है। तो उसका मतलब यही होता है कि फ्लो कंट्रोल जो है, जो आप जिस स्पीड से आप बोल रहे हो उससे थोड़ा कम कीजिए। कम इन द सेंस कि स्ट्रेंथ से नहीं, आप धीरे मत बोलिए कि आगे वाले बेंच को भी सुनाई ना, नहीं, जो आपकी स्पीड है, आप 1 मिनट में से 50 वर्ड्स बोल रहे हो, आप 50 ना बोल के 30 वर्ड्स ही बोलो, दैट इज फ्लो कंट्रोल। एंड हियर दिस फ्लो कंट्रोल इज आल्सो डन एट डेटा लिंक लेयर। लेकिन यहाँ जो फ्लो कंट्रोल हो रहा है, यहाँ वाला फ्लो कंट्रोल इज फ्रॉम एंड टू एंड, दैट इज फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। अगर बीच में इंटरमीडिएट नोड्स में करना होगा, दैट विल बी डन बाय द डेटा लिंक लेयर, वी विल सी जब हम डेटा लिंक लेयर पढ़ेंगे। सिमिलरली वी हैव एरर कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। एरर कंट्रोल मैकेनिज्म मींस वी नीड टू सी कि हमारे पास जो सेंडर ने डेटा भेजा था, क्या रिसीवर को बिल्कुल वही मिला है कि नहीं। अगेन एरर कंट्रोल जो है ये अगेन यहाँ डेटा लिंक लेयर के पास होता है, लेकिन यहाँ फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल इन केस ऑफ our transport layer it is end to end। end to end means सेंडर ने जो भेजा वो रिसीव करेगा, वो देखेगा कि रिसीवर चेक करेगा कि सेंडर ने यही डेटा भेजा था कि नहीं। और जो हमारे पास नेटवर्क लेयर वगैरह में यूज होता है, वो होता है हमारे पास हॉप टू हॉप। हॉप टू हॉप मींस बिटवीन द टू डिवाइसेस, नॉट फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। एरर कंट्रोल जो मैं बोल रहा था, एरर कंट्रोल ये कहता है कि आप देखो कि डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह तो नहीं हुई है। अगर मॉडिफिकेशन वगैरह हुई है तो या तो डेटा को डिस्कार्ड कर दो और रिट्रांसमिट करो डेटा को, ठीक है। दैट इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ रिट्रांसमिशन, रिट्रांसमिशन। और इसमें हमें एरर कंट्रोल में दूसरे एक टेक्निक्स भी यूज हो जाती है, विच इज कॉल्ड एज ARQs, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है। 2-3 मेथड्स हैं, और वी मे हैव सम मैकेनिज्म फॉर एरर कंट्रोल एंड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मैकेनिज्म, जिसमें अलग से टेक्निक्स भी बहुत सारी यूज हो जाती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मैकेनिज्म। डिटेक्शन एंड करेक्शन ये आपके सिलेबस में है, डिटेल में पढ़ेंगे हम, करेक्शन एंड डिटेक्शन। तो ये सारी चीजें किसके काम होती है? ये सारा चीज होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का काम। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ये सारी चीजें दिखेगा। हम मूविंग ऑन, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद हमारे पास आता है एक और लेयर विच इज कॉल्ड एज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है? नेटवर्क लेयर का काम होता है एक तो लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करना एंड दूसरा राउटिंग प्रोवाइड करना। वन इज लॉजिकल एड्रेसिंग and another one is to provide routing. Now this logical addressing means that we have to provide
IPv वर्जन 4 और IPv वर्जन 6 एड्रेस। ठीक है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, जिसको हम कहते हैं क्या, लॉजिकल एड्रेस। दूसरा नाम इसका इंटरनेट एड्रेस भी है, कभी कभार हम बोलते हैं, बिकॉज इसका नाम ये IPv स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेसेस। तो ये दो एड्रेसेस आ जाती है हमारे पास। जो लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करना होता है या लॉजिकल एड्रेस है, ये यूनिक रहता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉजिकल एड्रेस एक सिस्टम का एक ही होगा। एक सिस्टम का अगर कोई लॉजिकल एड्रेस होगा वो कहीं और नहीं होगा, इट इज यूनिवर्सल। अगर यहाँ हमारे घर में, हमारे कॉलेज में, हमारी लैब में या हमारे अपने पीसी पे कोई इंटरनेट चल रहा है और उसमें कोई आईपी एड्रेस है, तो दैट आईपी एड्रेस विल बी यूनिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, हाँ सबनेटिंग वगैरह हमने यूज की होगी तो सबनेट मास्क वगैरह उसमें डिफरेंट हो सकता है, तो आगे वाला सेम होगा, दैट इज सेकेंडरी थिंग। बट जो आईपी एड्रेस एज ए होल होगी दैट विल बी यूनिक। अगर हमें कोई आईपी एड्रेस मिला तो वो आईपी एड्रेस किसी और के पास नहीं होगा। एंड इन केस ऑफ लॉजिकल एड्रेस इफ इट इज 32 बिट, देन इन दैट केस ये जो हमारे पास 32 IPv4 होता है, दिस इज 32 बिट, और ये जो हमारे पास होता है इट इज 128 बिट लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, तो इसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं। ऐसे सपोज फॉर एग्जांपल हम ऐसे होता है ये 129.103.10.5 ऐसे होता है ना। तो दैट मीन्स ये असल में होती है 8 बिट्स, ये होती है 8, ये होते हैं 8 बिट्स और ये होते हैं 8 बिट्स। तो टोटल मिला के वही बनते हैं हमारे पास 32 बिट्स। और ये जो हमारे पास IPv वर्जन 4 जो एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस भी इसको हम बोलते हैं, तो ये होते हैं हमारे पास असल में इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन। तो दैट मीन ये जो 8 बिट्स है ना, ये असल में कैसा होगा, अगर हम इसी आईपी एड्रेस की बात करेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इट्स नॉट एग्जैक्टली यही होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, उसके बाद से सपोज डॉट नहीं होगा, फिर मैं यहाँ समझाने के लिए फिर 103 के लिए अपने होंगे अलग से कुछ वंस एंड जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। Say so for example, I am not saying that this is exactly this one, इसमें चेंज हो सकता है। ठीक है, ये 1 और 2 3 1 2 4 8 ये बहुत ही छोटा है। ठीक है, 1 2 4 8 32 4 8 60 32 and 8 that are 40, this is 43 only। ठीक है, तो ये 43 की रिप्रेजेंटेशन है, तो ये एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको कि कैसे असल में होता है ये। तो सिमिलरली 10 के लिए अगर होगा तो 10 के लिए होगा ये ऐसे 0 1 1 2 4 8, हाँ ये 10 होगा एंड सो ऑन। जो लास्ट वाला 5 होगा दैट विल बी समथिंग समवट लाइक 5 है वो, तो 4 and 5 ये ऐसा कुछ होगा। तो दिस विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर आईपी एड्रेस। और जो ये वाला होता है दिस इज कॉल्ड एज डेसिमल नोटेशन, डॉटेड डेसिमल नोटेशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी नोटेशन ऑफ आवर आईपी एड्रेस। ये कैसे होते हैं, ये हर एक में 8 बिट्स होते हैं और इन्हीं 8 बिट्स का समीशन हमारे पास बनता है 129 103 10 10 और 5 एंड सो ऑन। तो इन आईपी एड्रेस पे भी हम आ जाएंगे। सिमिलरली वी हैव सेकंड जो हमारे पास टास्क होता है नेटवर्क लेयर का, दैट इज अवर राउटिंग। राउटिंग मीन्स कि भाई हर एक डिवाइस के पास जो इंटरमीडिएट डिवाइस होता है फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, जो इंटरमीडिएट डिवाइस होते हैं उनके पास एक टेबल होता है विच इज कॉल्ड एज राउटिंग टेबल। और उसी राउटिंग टेबल का काम होता है ये देखना कि ये जो हमारे पास डेटा आया है इसे कहाँ जाना है और किस रूट से इसको जाना है। क्या मैं इसको अपने डेस्टिनेशन पे भेज सकता भी हूं या नहीं, तो वो किसका काम होता है, वो राउटर क्रॉस चेक करता है अपना राउटिंग टेबल। अगर उसके राउटिंग टेबल में ऐसा कोई पाथ होगा, ऐसा कोई रास्ता होगा जो डेस्टिनेशन पे जाता है, तो वो उसे फॉरवर्ड करेगा। अगर उसके टेबल में ऐसा कोई पाथ नहीं है जो आगे चल के डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, तो उसे फॉरवर्ड नहीं करेगा। यही जो राउटिंग टेबल है इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐड होती है। सपोज हमारे पास अगर हम छोटा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें होता है हमारे पास नेटवर्क एड्रेस कि ये जो पैकेट है ये किस एड्रेस से आया है। ठीक है, देन वी मे हैव नेक्स्ट हॉप एड्रेस, वी हैव नेक्स्ट हॉप एड्रेस। नेक्स्ट हॉप एड्रेस मीन्स नेक्स्ट हॉप
नेक्स्ट हॉप मीन्स आगे चल के इसको किसके पास जाना है, सो दैट इट हैज टू रीच डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन जाने के लिए, पहुंचने के लिए नेक्स्ट हॉप एड्रेस कौन सा है, कौन सा कदम, जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज जाने के लिए मुझे बस स्टैंड पे निकलना है, बस स्टैंड से मुझे कॉलेज बस पकड़नी है या लोकल बस पकड़नी है, देन आई हैव टू मूव टू सम अदर डेस्टिनेशन, फ्रॉम देयर आई हैव टू टेक अनदर रूट बस और ऑटो टू रीच द कॉलेज। तो सिमिलरली इन केस ऑफ फॉर राउटिंग ऑल्सो, कि हमारे पास अलग अलग जो है इंफॉर्मेशन रहती है स्टोर, जैसे NA स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस की, ये जो राउट मैसेज आई है किस नेटवर्क से आई हुई है, ठीक है, कहाँ इसको जाना है, नेक्स्ट हॉप कौन सा है, इसमें फ्लैग्स यूज होते हैं हमारे पास, ठीक है, इसमें रेफरेंस काउंट होता है, इसमें यूज होते हैं कि अभी हमारे राउटर को कितने यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है, या रेफरेंसेस होती है, या इवन फ्लैग्स होते हैं हमारे पास जिनका अपना अपना कुछ मीनिंग रहता है डिपेंडिंग ऑन अलग अलग, ठीक है। तो ये तो थोड़ा बहुत इसके बारे में कि यूजुअली जो बेसिक हमारे पास इस राउटिंग टेबल में इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है तो मीन्स नेक्स्ट हॉप एंड कॉस्ट, उसमें कितना खर्चा आएगा, खर्चा मीन्स कि भाई इसमें टाइम कितना लगेगा, अब डिपेंडिंग ऑन टाइम के हिसाब से है, मिली सेकेंड्स के हिसाब से है, कॉस्ट मीन्स समटाइम्स वायरिंग जो हमने लगाई थी कहाँ से डिस्टेंस इसको ज्यादा पड़ेगी, कहाँ से डिस्टेंस कम पड़ेगी, तो वो सारी चीजें देखनी होती है किसको, इस एक राउटिंग टेबल को, जब उसे किसी भी पैकेट को आगे भेजना होता है रिसीवर की सोर्स की तरह का डेस्टिनेशन। दैट्स वाई ये जो राउटिंग टेबल है हमने यहाँ देखा था, लास्ट जो हमने देखा था ये 3, आप देख सकते हो कि नेटवर्क लेयर पे हमारे पास यहाँ राउटिंग है, ठीक है, नेटवर्क लेयर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो सबसे जो ऊपर वाली लेयर जहां से ये चेक करेगा ये डेटा को आगे आगे भेजता रहेगा, दैट इज नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर में किसका काम होता है, वो राउटिंग का होता है, और राउटिंग असल में एक प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन राउटर एक डिवाइस होता है जिसके पास एक टेबल होता है विच इज कॉल्ड एज राउटिंग टेबल, और राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, विद द हेल्प ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वो उन पैकेट्स को या उस डेटा को फॉरवर्ड करता रहता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नेटवर्क लेयर के बाद we have now data link layer. Time is written as DLL. अब data link layer का काम क्या है, नंबर 1 is framing, number 2 is physical address, number 3 it has to check the error control, number 4 फ्लो कंट्रोल, जो मैंने आपको बोला कि बेसिकली काम क्या होता है। नाउ हियर डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, इसमें क्या फर्क रहता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कौन सी लेवल पे हो रही है, बाकी मैकेनिज्म इज सेम, बाकी जो हमारे पास तरीके भी है वो ये है कि हम हॉप टू हॉप करते हैं, बीच में से सपोज राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में हमें एरर कंट्रोल देखा है, तो वो कहाँ पे होगा, वो डेटा लिंक लेयर पे होगा। एक राउटर दूसरे राउटर को कितनी स्पीड से डेटा भेज रहा है वो कहाँ पे होगा, वो भी लोकली होगा, डेटा लिंक लेयर पे होगा, ठीक है, और जो बाकी एंड टू एंड होगा दैट विल बी एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड सिमिलरली वी हैव एक्सेस कंट्रोल ओवर हियर, ESS जो हमारे पास उसमें नहीं था, एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अब इसमें जो 3 चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, वन इज कॉल्ड एज फ्रेमिंग, जो हमारे पास सेगमेंट्स था ऑलरेडी, जो अभी तक हमारे पास सेगमेंट्स आए थे ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो उनको फर्दर हमने डिवाइड किया छोटे ग्रुप्स में, विच इज कॉल्ड एज फ्रेम। क्या बोलते हैं हम उसको, फ्रेम बोलते हैं। दैट मीन्स वी आर नाउ डिवाइडिंग दोज डेटा इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पैकेट्स और स्मॉलर एंड स्मॉल ग्रुप्स। तो पहला ग्रुप जो हमने उसको किया डिवाइड, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेमिंग। सेकेंड एड्रेस जो हमने देखा, और ये जो अभी है सेकेंड पॉइंट, दैट इज फिजिकल एड्रेसिंग। दैट मीन्स नाउ वी आर कमिंग to the third type of address in our OSI model. First one was service point addressing और the port address, कि ultimately उन 3 टाइप्स में से किस टाइप पे जाना है। नेटवर्क लेयर में हमने देखा लॉजिकल एड्रेस विच इज IP एड्रेस, और ये यूनिवर्सल रहता है। नंबर 3 नाउ टाइप ऑफ एड्रेस इज कॉल्ड एज फिजिकल एड्रेस, और ये होता है डिवाइस का एड्रेस या मैक एड्रेस भी हम इसको कहते हैं, और डिवाइस एड्रेस जो हार्डवेयर डिवाइस है ना उसका एड्रेस है। कभी कभार हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है NIC, उसका एड्रेस हो सकता है, ठीक है, मैक एड्रेस इसको हम कहते हैं, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं इसको। तो उसका एड्रेस जो होता है वो हम कहते हैं क्या, फिजिकल एड्रेस। सिमिलरली एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म, दिस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, बट हियर इट इज नॉट एंड टू एंड, ये हमारे पास अब लिमिटेड है बिटवीन द 2, नॉट एंड टू एंड। सिमिलरली एक्सेस कंट्रोल नाउ सेज कि भाई अगर हमारे पास शेयर हो रहा है, इफ इट इज
a multi-point. Previous lectures में I had already covered this topic कि multi-point क्या होता है. When a link is shared by more than one device. If it is a multi-point connection, then कि कौन सा device अभी access करेगा या कौन सा device. Say suppose that means I will be having many devices, device 1, device 2, device 3, device 4. Say suppose if these 4 devices are connected to the same medium, ठीक है, तो मैं ये जो है कौन सा डिवाइस उस मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम या जो हमारे पास शेयरेबल मीडियम है उसे एक्सेस करेगा. वेदर इज इट D2 विच विल एक्सेस द मीडियम. D2 जाएगा इसको एक्सेस करने के लिए, या D1 एक्सेस करेगा या D3 एक्सेस करेगा, देन D1 एक्सेस करेगा एंड अल्टीमेटली D4 एक्सेस करेगा. तो वो चीज सारी किसका काम होता है? दैट इज टास्क ऑफ डेटा लिंक लेयर अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सेस कंट्रोल. कि भाई एक्सेस कौन करेगा शेयर्ड मीडियम को, दैट विल बी टेकन ओवर बाय एक्सेस कंट्रोल अंडर डेटा लिंक लेयर. ठीक है, तो इसके भी अलग से मैकेनिज्म्स होते हैं हमारे पास एक्सेस कंट्रोल के. वी हैव चैनलाइजेशन इन विच वी हैव FDMA, TDMA, CDMA. वी हैव कंट्रोल्ड एक्सेस, दैट इज वी हैव पोलिंग, वी हैव इन दैट केस टोकनाइजेशन. ठीक है, and we have polling, we have tokenization, and we have reservation mechanism for the control accessing. And number third is random accessing we may have, in which we have Aloha, we have CSMA, carrier sense multiple accessing, CSMA CD we have CSMA CA. CD stands for collision detection, CSMA CA stands for collision avoidance. So there are many mechanisms that can be implemented in access control. Now finally coming to the last layer, which is the physical layer. लास्ट लेयर किसके लिए लास्ट लेयर है? जब मैं सेंडर की बात कर रहा हूं. अगर रिसीवर की बात करेंगे तो इट विल बिकम द फर्स्ट लेयर. ठीक है, तो उस चीज का आप ध्यान रखेंगे. Now what are the various tasks that are performed by this physical layer? Number 1 is bit representation. Number second जो इसका काम रहता है, that is to cross check data rate. Number third, it checks line configuration. Number fourth, it will check transmission mode. Number 5, it will check the network topology or the topology used. So the first one is bit representation. So far हमने देखा कि हमारे पास जो डेटा था, it was in the form of segments. Over here it was in the form of segments. Then जो डेटा था वो पैकेट की फॉर्म में था, डेटा लिंक लेयर पे वो फ्रेम की फॉर्म में था. नाउ अल्टीमेटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, जहां पे सिंगल इंडिविजुअल बिट्स को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर यूजिंग सर्टेन एनकोडिंग स्कीम्स. वो एनकोडिंग स्कीम्स कौन सी यूज कर रहे हैं? दोज आर डिफरेंट. से सपोज मैं यूज कर रहा हूं NRZ, नो रिटर्न टू जीरो. We have another return to zero, RZ. I have Manchester, differential Manchester. I have biphase. ठीक है, बहुत सारी होती है हमारे पास स्कीम्स होती है. ठीक है, इन केस ऑफ NRZ I have NRZ I, NRZ normal. इन केस ऑफ रिटर्न टू जीरो. ठीक है, बाईफेज है हमारे पास, मैनचेस्टर है, डिफरेंशियल मैनचेस्टर है. दीज आर डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स जो एक बिट को अकॉर्डिंगली ट्रांसफर कर देती है इन द फॉर्म ऑफ ए सिग्नल, और वही सिग्नल हमें हमारे पास फिर ट्रांसमिशन मीडियम में आगे फॉरवर्ड होके रिसीवर को मिल जाती है. सिमिलरली नंबर सेकंड जो फिजिकल लेयर का काम होता है, दैट इज डेटा रेट, टू चेक और टू सी कि जो नंबर ऑफ बिट्स हैं कि पर यूनिट ऑफ टाइम कितना वो बिट्स वो ट्रांसफर कर रहा है पर यूनिट ऑफ टाइम. दैट इज वी लुक्ड आफ्टर डेटा फिजिकल लेयर. नाउ मूविंग ऑन
थर्ड वन इज लाइन कॉन्फ़िगरेशन। तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कि जो हमारे पास लाइन यूज हो रही है, जो ट्रांसमिशन मीडियम यूज हो रहा है, वो पॉइंट टू पॉइंट है या वो मल्टी पॉइंट है। Whether it is point to point, then that means it is a dedicated link. If it is a multi point, then it means it is a shared one. Similarly, transmission mode कौन सा यूज हो रहा है? Again, we have three types. We may have simplex, we have half duplex, and we have duplex, or sometimes called as full duplex also. Simplex means one way transmission हो रहा है एक ही साइड से. Sender जो है it will always be a sender and receiver will always be a receiver. For example, case of our remote and TV. तो remote से हमेशा सिग्नल जाती है टीवी पे, ठीक है. That is the case of simplex. Half duplex means one way. It is both ways but one at a time. अगर यहाँ से भी A से लेके B तक डेटा जा रहा है तो B अभी ट्रांसफर डेटा नहीं करेगा. B will wait for its turn. And डुप्लेक्स मीन जो लास्ट वन है या फुल डुप्लेक्स भी हम जिसको कहते हैं, इट मींस बोथ ए एंड बी कैन ट्रांसफर द डेटा साइमल्टेनियसली. इट कैन सेंड द डेटा एज वेल एज रिसीव द डेटा एट द सेम टाइम. तो ये सारी चीजें कौन देखता है? हमारा फिजिकल लेयर. एंड लास्ट वन इज भाई नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे पास कौन सी है इन केस ऑफ और फिजिकल लेयर. कि हमने नेटवर्क टोपोलॉजी विच वाज डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो, लास्ट वीडियो, तो उसमें हमने देखा था वी मे हैव बस टोपोलॉजी used, we may have star topology used, we may have sometimes a ring, we may have hybrid, we may have mesh. So these are the various network topologies, ठीक है, जिन पे मैं अभी बात नहीं करूंगा बिकॉज दूसरा वीडियो है उसमें मैंने ऑलरेडी इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी है. तो ये सारी जो हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज है, बिकॉज बेसिकली फिजिकली जो नेटवर्क हमारा कनेक्टेड है टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड वो यहाँ ही है, फिजिकल लेयर पे ही है. तो फिजिकल लेयर पे वो कैसे कनेक्टेड है टू आउटसाइड द वर्ल्ड? क्या वो इन द फॉर्म ऑफ ए बस है, इन द फॉर्म ऑफ ए स्टार हमारा नेटवर्क है, इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग है, या कौन सा हमने नेटवर्क टोपोलॉजी यूज किया है? तो ये सारी चीजें जो है, ये जो है 5 बिट रिप्रेजेंटेशन, डेटा रेट, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांसमिशन मोड और नेटवर्क रेट, ठीक है. तो ये सारी चीजें किसका काम होता है? ये सारी चीजें देखना होता है फिजिकल लेयर का. तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ आवर OSI मॉडल जो मैंने स्टार्ट की स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी एप्लीकेशन लेयर एंड मूविंग ऑन टू प्रेजेंटेशन लेयर, देन गोइंग टू सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड अल्टीमेटली टू द फिजिकल लेयर. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक जो हमारे पास था कि हमने OSI मॉडल देखा कि कैसे ये आया, ISO ने कैसे दिया, ठीक है, एंड अल्टीमेटली कि हमारे पास जो लेयर्स ऑफ OSI मॉडल है उनका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच लेयर कि हर एक लेयर का अपना क्या क्या काम है. होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.